वीडियो में दिख रहा मामला गर्भवती महिलाओं के लिए सरकार की तरफ से आने वाले सरसों के तेल से जुड़ा हुआ है। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में एक दुकानदार अपनी दुकान में आंगनबाड़ी में गर्भवती औरतों के लिए आने वाले इस तेल को बेचते हुए दिखाई दिया, जिसके बाद एक ग्राहक ने उसका वीडियो बनाया, सोशल मीडिया पर डाल दिया। मामला खाद्य विभाग तक पहुंचा। अधिकारी दुकानदार के पास गए, पूछताछ की तो दुकानदार ने बताया कि 2 दिन पहले एक बहुत गरीब सी दिख रही महिला उसके पास आई थी। उसे पैसे चाहिए थे, इसलिए उसने 4 पैकेट तेल दुकानदार को बेच दिए। ये जान लीजिए कि ये तेल केवल गर्भवती महिलाओं के लिए आता है और इसे बांटने का जिम्मा आंगनबाड़ी के ऊपर होता है। इसलिए इस बात का पता लगाया जाएगा कि चारों पैकेट किस आंगनबाड़ी के थे। सुनिए क्या कहते हैं खाद्य अधिकारी। यहाँ पर आंगनबाड़ी कार्यक्रम के अंतर्गत जो पुष्टाहार दिया जाता है वहाँ पे सरसों के तेल बेचने का सूचना आई थी। इस संबंध में जब हमें अपने उच्चाधिकारी से जानकारी हुई तो मैं यहाँ पर आया। उन्होंने ये बताया कि 2 दिन पहले कोई बहुत ही गरीब महिला लगभग आधे लीटर के 4 पाउच हमारे दुकान पे दे गई थी और बदले में मैंने उससे 240 रुपये दिए थे और इसमें से 2 पाउच मैंने अपने घर पर अच्छा तेल समझकर यूज़ कर लिया था और 2 पाउच आज प्रातः 10 बजे किसी व्यक्ति को 90 रुपये यानी 180 रुपये में मैंने दिया। इनका कहना है कि क्योंकि वो महिला बहुत गरीब थी, वो हमसे रोने करने के साथ ये तेल बदल सके, हमसे पैसा ले लीजिए, तो मैंने उसको दे दिया। इनको ये नहीं पता कि वो तेल कहाँ से आया, कैसे आया, इसकी इनको कोई जानकारी नहीं। ये था दिन का वीडियो। अब बढ़ते हैं बड़ी खबर की तरफ। लोगों की सुरक्षा के लिए होती है पुलिस। कहा जाता है कि जब भी आप मुसीबत में हो 100 नंबर डायल करो, पुलिस को जानकारी हो जाएगी और वो आप तक पहुंच जाएगी। लेकिन कई सारे मामले ऐसे आ चुके हैं जहां यही पुलिस लोगों के लिए खतरा बनती हुई भी दिखी है। हालिया मामला आया है मध्य प्रदेश के रीवा से। यहाँ का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है। इसमें दिख रहा है कि एक बस है, उसके अंदर 2 लड़के और एक लड़की खड़े हैं। लड़की अर्धनग्न अवस्था में है। उन तीनों के सामने खाकी वर्दी पहने एक पुलिसकर्मी खड़ा है जो उन्हें बुरी तरह से उन पर चिल्ला रहा है। लड़की को लेकर अपशब्द भी कह रहा है। इतना ही नहीं, जाति सूचक शब्दों का इस्तेमाल अपमानजनक तरीके से कर रहा है। इस वीडियो के सामने आने के बाद से ही रीवा पुलिस पर सवाल खड़े हो रहे हैं, क्योंकि महिलाओं से जुड़े मुद्दों पर पुलिस से उम्मीद की जाती है कि वो थोड़े संवेदनशील बने, लेकिन इस केस में संवेदनशीलता पूरी तरह से नदारद दिख रही है। क्या है ये पूरा मामला और क्या होती है मॉरल पुलिसिंग? गिरफ्तार होते वक्त या हिरासत में लिए जाते वक्त किसी महिला के पास क्या अधिकार होते हैं? सब पर बात होगी आज की बड़ी खबर में। नमस्ते, मेरा नाम प्रतीक्षा है और आप देख रहे हैं दी ऑर्डिनरी शो। आज तक से जुड़े पत्रकार विजय कुमार विश्वकर्मा की रिपोर्ट के मुताबिक रीवा का जो वीडियो वायरल हुआ है वो मंगलवार यानी 22 जून की रात का है। शाहपुर इलाके में पुलिस को 100 डायल के जरिए जानकारी मिली कि एक बस के अंदर कुछ संदेह वाला काम चल रहा है। इस पर पुलिस के कुछ कर्मचारी बस तक पहुंचे, जहां उन्हें एक पुरुष और एक महिला साथ में मिले। महिला ने पूरे कपड़े नहीं पहने थे। वहीं तीसरा आदमी भी वहां था जो बस का एक कर्मचारी था। इसके बाद एक पुलिसकर्मी ने उन तीनों को बुरा भला कहना शुरू कर दिया, खासतौर पर महिला को। उससे पूछा कि वो यहाँ क्या कर रही है। इसके बाद उसके साथ मौजूद लड़के ने कहा कि वो उसका पति है। पुलिसकर्मी ये बात मानने को तैयार ही नहीं हुआ। दोनों की जाति पूछी। लड़का ब्राह्मण था, लड़की तथाकथित छोटी जात की थी। इस पर पुलिसकर्मी ने कहा, ब्राह्मण होकर इस जात की लड़की से शादी करते हो? इसके बाद लड़की के कैरेक्टर पर सवाल उठाते हुए पुलिसकर्मी गालियां देते हुए सुनाई दिया। प्राइवेट पार्ट में पेट्रोल डालने तक की बात कही। फिर तीनों से कहा कि थाने चलो। लड़की हाथ जोड़कर दया की मांग करती रही, लेकिन पुलिसकर्मी उसे उसी अर्धनग्न अवस्था में थाने लेकर गया, जहां महिला पुलिस अधिकारी ने तीनों के परिवार वालों को बुलाया और मामला रफा दफा करते हुए तीनों को पेरेंट्स के साथ भेज दिया। जब मीडिया ने इस बारे में एसएसपी शिव कुमार वर्मा से बात की तो सुनिए उन्होंने क्या कहा। 100 डायल के द्वारा देखा गया कि उसमें एक लड़की और एक लड़का है, साथ में बस का ड्राइवर स्टाफ भी है। तो उनको लेके थाने पहुंची थी। लड़की के साथ कोई दुर्घटना ना हो जाए, उसकी सुरक्षार्थ को ध्यान में रखते हुए। और उसके बाद लड़की से पूछा गया कि तो लड़की ने किसी तरह की कोई रिपोर्ट करने से मना कर दिया था, तो लड़की को उसके परिजनों को सुपुर्द कर दिया गया। साथ में जो लड़के वहाँ पाए गए थे, थोड़ा सा जो जानकारी मिल रही थी वीडियो वायरल के आधार पर, उनका 151 कर दिया गया पुलिस के द्वारा। और इसकी जो विस्तृत जांच के लिए पुलिस अधीक्षक महोदय ने एडिशनल एसपी महोगंज को बोल दिया है कि उसको थोड़ा गंभीरता से देख लेंगे और अच्छे से जांच कर लेंगे। महिला थाना प्रभारी है साहेबपुर में खुद थाना प्रभारी महिला है।
और नारी ने भी इस मामले में एसएसपी शिव कुमार से बात की। उन्होंने बताया कि वीडियो में दिखने वाला पुलिसकर्मी होमगार्ड का सैनिक है और मामले की जानकारी मिलते ही उसे सस्पेंड कर दिया गया है। साथ ही उसे नौकरी से निकालने पर भी विचार किया जा रहा है। जांच एडिशनल एसपी रैंक के अधिकारी कर रहे हैं। जब हमने एसएसपी से पूछा कि वीडियो किसने बनाया और वायरल किया, तब उन्होंने कहा कि इसकी जांच चल रही है और जिसका भी हाथ इस घटना के पीछे मिलेगा उस पर कड़ी कार्रवाई होगी, फिर चाहे वो पुलिस अधिकारी ही क्यों न हो। एसएसपी ने कहा, पुलिस को 100 डायल से जैसे ही बस में इस तरह का वाकया होने की जानकारी मिली, पुलिसकर्मी वहां गए। ये उनकी तत्परता थी, लेकिन वहां जाकर होमगार्ड के सैनिक ने जो किया वो वाकई सही नहीं था। चूंकि जैसे ही जानकारी मिली पुलिस वहां पहुंची, उस वक्त किसी महिला पुलिसकर्मी का इंतजार करते तो लड़की के साथ कुछ गलत हो सकता था। हालांकि उसे सीधा महिला पुलिसकर्मी के पास ही लाया गया। उस लड़की ने थाने आने के बाद बताया कि वो लड़का उसका पति नहीं, दोस्त है। रही बात होमगार्ड के सैनिक की, तो हाँ, उन्हें महिला के साथ ऐसा बर्ताव नहीं करना चाहिए था। जाति सूचक शब्दों का भी इस्तेमाल नहीं करना चाहिए था। रीवा का ये इलाका थोड़ा पिछड़ा हुआ है। यहाँ आज भी ऊंची और तथाकथित छोटी जाति वाले शादी करते हैं तो हैरानी वाली बात मानी जाती है। हमारा पुलिस विभाग लगातार ही महिलाओं के प्रति संवेदनशीलता लाने के लिए पुलिसकर्मियों की ट्रेनिंग करता रहा है। कांस्टेबल्स को भी संवेदनशील बनाने के लिए साल में कुछ नहीं तो 3 या 4 बार ट्रेनिंग दी जाती है। होमगार्ड के सैनिकों के लिए अभी ऐसा कुछ हुआ नहीं है, लेकिन इस पर काम करने की प्लानिंग है। इसके अलावा थाना प्रभारी श्वेता मौर्य लाइन अटैच कर दी गई है। पुलिस सिपाही और बस मालिक समेत 2 अन्य लोगों पर, माने कुल 4 लोगों पर आईपीसी एक्ट और SC/ST एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया है। आपको हम ये भी बता दें कि जिस महिला को लेकर ये सब बातें होमगार्ड के सैनिक ने कही, वो बालिग है, 24 बरस की है और अपनी मर्जी से उस लड़के के साथ थी। खैर, इस केस में महिला ने किसी के भी खिलाफ कोई शिकायत दर्ज नहीं कराई है। इस घटना को कुछ लोग मॉरल पुलिसिंग का भी एक उदाहरण कह रहे हैं। मॉरल पुलिसिंग माने ऐसी हरकतों का विरोध करना जो सो कॉल्ड संस्कृति की नैतिकता का उल्लंघन करने वाली लगे। अब नैतिकता का पैमाना हर किसी के लिए अलग अलग हो सकता है। किसी को लड़का लड़की का हाथ पकड़कर पब्लिक प्लेस पर घूमना अनैतिक लग सकता है, तो किसी को लड़का लड़की का चूमना या फिर केवल साधारण सा किसी पार्क में साथ बैठना भी अनैतिक लग सकता है। कई घटनाएं आती रहती हैं कि फला ऑर्गेनाइजेशन ने, लोगों ने पार्क में हाथ पकड़कर बैठे कपल की क्लास लगाई या उनके पेरेंट्स को कॉल कर दिया। ये सभी काम मॉरल पुलिसिंग के दायरे में आते हैं और जब पुलिस ही मॉरल पुलिस बन जाए तो क्या ही कहा जाएगा। कई सारे वाकये पुलिस द्वारा मॉरल पुलिसिंग करने के भी सामने आ चुके हैं। साल 2017 में केरल में एक लड़का लड़की गार्डन में बैठे थे। लड़के का हाथ लड़की के कंधे पर था, तभी 2 महिला पुलिसकर्मी उनके पास आई, कहा कि वो अश्लील हरकतें कर रहे हैं। उनके पेरेंट्स को कॉल लगाने की बात कहने लगी, उन्हें थाने बुलाने लगी। इस पर उस कपल ने सीधे फेसबुक लाइव कर दिया। पुलिस की इस मामले में गंदी किरकिरी हुई। द वीक की एक रिपोर्ट के मुताबिक कोच्चि में पुलिस ने साल 2017 में ही एक फीमेल कैमरा पर्सन को हिरासत में ले लिया था, क्योंकि वो आधी रात को अकेले पाई गई थी। उस महिला को रात भर थाने में रहना पड़ा था। महिला ने आरोप लगाए थे कि पुलिस ने उसके लिए अपशब्दों का इस्तेमाल किया और लगातार ये पूछताछ करती रही कि वो आधी रात को सड़क पर क्या कर रही थी, कहाँ की रहने वाली है, वगैरह वगैरह। एक और मामला बताते हैं। दिल्ली के द्वारका मेट्रो स्टेशन पर एक लड़का और एक लड़की ने एक दूसरे को किस किया था। इस पर पुलिस ने उनके खिलाफ आईपीसी के सेक्शन 294 माने पब्लिक प्लेस पर अश्लील हरकत करने के आरोप में केस दर्ज कर लिया था। वो भी तब जब वो दोनों पति पत्नी थे। तब दिल्ली हाई कोर्ट ने इस मामले में कहा था, एक मैरिड कपल का एक दूसरे के लिए प्यार जताना कैसे पब्लिक ऑब्सेनिटी हो सकता है। ज्यादा पीछे नहीं जाएंगे। कुछ साल पहले यूपी में एंटी रोमियो स्क्वाड शुरू किया गया था। मकसद था औरतों को सुरक्षित रखा जाए। ऐसे आदमियों के खिलाफ कार्रवाई होनी थी जो लड़कियों का हरासमेंट करते हैं। लेकिन इस स्क्वाड में शामिल पुलिसकर्मी ऐसे एक्टिव हुए कि उन्होंने तो साथ में दिख रहे भाई बहनों तक को हिरासत में ले लिया था। मॉरल पुलिसिंग जब भी होती है तो नैतिकता का हवाला तो दिया ही जाता है, साथ ही साथ ये भी कहा जाता है कि हम अपनी बहन बेटियों को बचाने के लिए ये कर रहे हैं। ये अपने आप में ही इतनी पिछड़ी हुई सोच है कि आपको लगता है कि आपकी बहन बेटी तो कभी किसी लड़के के साथ हो ही नहीं सकती। ये मानना भी उसकी सेक्सुअल एजेंसी पर बहुत बड़ा सवाल है और उसको ये एक ह्यूमन बीइंग की तरह देखने से इनकार करता है। मॉरल पुलिसिंग सही नहीं है। अगर आप बालिग हैं और अपनी मर्जी से किसी लड़का या लड़की के साथ हैं तो आपका कोई विरोध नहीं कर सकता। हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं महिलाओं के प्रति पुलिस के असंवेदनशील रवैये पर। रीवा वाले मामले में पुलिसकर्मी की बातें ऐसी थीं जिससे लग रहा था कि उसे संवेदनशीलता शब्द का मतलब ही नहीं पता होगा। हम गिनती नहीं कर सकते हैं। कई घटनाएं आए दिन हमारे सामने आती हैं जब पुलिस वालों के ऊपर असंवेदनशील, खासतौर पर महिला विक्टिम्स के प्रति इनसेंसिटिव होने के आरोप लगते हैं।
साल 2013 की बात है। पंजाब के तरनतारन में एक लड़की को टैक्सी वालों ने हरास किया। लड़की के पिता और भाई उन लोगों से बात करने पहुंचे तो दोनों गुटों के बीच झगड़ा हो गया। इसी बीच पुलिस वाले भी वहां आए और दनादन लाठी बरसानी शुरू कर दी। लड़की के पिता और भाई को भी पीट दिया। एनडीटीवी से हुई बातचीत में लड़की ने बताया, उन्होंने पहले मेरा दुपट्टा हटाया, मेरे भाई और पिता को पीटा। मेरे पिता की पगड़ी सड़क पर गिर गई थी, मैं उन्हें बचाने गई तो मुझे रोक दिया और फिर मुझे ही थप्पड़ जड़ने लगे। इस घटना का वीडियो भी सामने आया था। जाहिर है वायरल हुआ तो कार्रवाई हुई थी। साल 2019 के नवंबर महीने की बात है। हैदराबाद में एक वेटनरी डॉक्टर का जला हुआ शव मिला था। इसके बाद डॉक्टर के परिवार वालों ने पुलिस पर लापरवाही के आरोप लगाए थे। मीडिया को बताया था कि साइबराबाद पुलिस के पास जब वो बेटी के मिसिंग और खतरे में होने की शिकायत लेकर पहुंचे तो पुलिस उन्हें एक थाने से दूसरे थाने तक भटकाती रही। परिवार ने यह भी कहा कि अगर तुरंत कार्रवाई की गई होती तो उनके घर की बेटी की जान बचाई जा सकती थी। इसके बाद अगर आरोपियों का एनकाउंटर हो भी गया तो क्या बड़ा काम हुआ। खैर, महिला से जुड़े मामलों में खासतौर पर जहां बात सेक्सुअल हरासमेंट और रेप जैसे मामलों की आती है, वहां पुलिस को संवेदनशीलता के साथ काम करने की जरूरत है। हाल ही में बॉम्बे हाई कोर्ट की औरंगाबाद बेंच ने भी रेप के एक मामले की सुनवाई करते हुए कहा था कि औरंगाबाद एसीपी को महिलाओं के खिलाफ होने वाले अपराधों पर एक संवेदीकरण पाठ्यक्रम लाने की जरूरत है ताकि वो ऐसे मामलों को ठीक से जांच कर सके। वहीं तेलंगाना में यौन शोषण विक्टिम द्वारा सुसाइड किए जाने के मुद्दे पर भी सुप्रीम कोर्ट ने तेलंगाना पुलिस के लिए असंवेदनशील शब्द का इस्तेमाल किया था। एक ऑर्गेनाइजेशन है भारतीय स्त्री शक्ति के नाम से। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय भी इसे फंड करता है। मार्च 2017 में मंत्रालय को इस ऑर्गेनाइजेशन ने एक रिपोर्ट सौंपी थी महिलाओं के साथ होने वाले अपराधों के सिलसिले में, जिसमें कहा गया था पुलिस का रवैया विक्टिम्स पर बहुत असर डालता है। उन्हीं के रवैये के चलते वो कई बार केस रिपोर्ट करवाने के लिए आगे नहीं आती है। हालांकि पुलिस अधिकारी अपना काम करने की कोशिश करते हैं, लेकिन फिर भी कुछ अधिकारियों में विक्टिम्स के प्रति संवेदनशीलता की कमी है। पुलिस में जागरूकता और संवेदनशीलता पैदा करने की जरूरत है। कई सारे मामलों में संवेदनशीलता और सपोर्ट गायब होते हैं, इन पर काम किए जाने की जरूरत है। पुलिस महकमे में बड़े अधिकारी से लेकर कांस्टेबल तक महिलाओं को लेकर संवेदनशीलता हो, इसे लेकर कई प्रोग्राम्स चलाए जाते हैं। इन पर ज्यादा जानकारी आप खुद एक पुलिस अधिकारी की जुबानी ही सुनिए। जैसे पिछले दिनों महिलाओं को समान तौर पे ऐसे अपराधों को रिपोर्ट करने में सहजता रहे, उनके जो इन्वेस्टिगेशन है उसका स्तर बेहतर रहे, इसके लिए कई प्रावधान किए गए। जो पॉस्को एक्ट है, पॉस्को एक्ट में हम जानते हैं कि उसमें सब इंस्पेक्टर से कम स्तर की महिला अधिकारी उसकी विवेचना नहीं कर सकती है। मुख्य तौर पर जो छेड़छाड़ के मामले हैं उसमें अधिकांश राज्यों में एएसआई से ऊपर की महिला अधिकारी ही विवेचना कर सकती हैं। जो इन्वेस्टिगेशन के दौरान जो पीड़िता की जो पहचान है, वो पहचान उजागर ना हो, ये सुनिश्चित किया जाता है। इवन इसमें मुख्य तौर पर आगे की जो इन्वेस्टिगेशन के साथ साथ जो 164 के बयान कोर्ट में जो इन्वेस्टिगेशन के लिए ले जाया जाना है, उसमें इस पूरी प्रक्रिया के दौरान पुलिस से जुड़े हुए जो भी हिस्सा है उसमें पुलिस की एक कोशिश रहती है कि सिर्फ महिला अधिकारी उसकी विवेचना करे, उसमें उसकी गोपनीयता जो है, पीड़िता की जो गोपनीयता है, उस गोपनीयता को सुनिश्चित किया जाए। तो एक बात गौरतलब है कि पिछले दिनों पूरे देश में मुख्य तौर पे घरेलू हिंसा से जुड़े मामले काफी बढ़े हैं। घरेलू हिंसा से जुड़े मामलों के लिए आज अधिकांश जगहों पर इस तरह के काउंसलिंग सेंटर्स खोले गए हैं। साथ ही साथ कॉन्फ्लिक्ट सेंटर्स का उद्देश्य है कि जो 498A और इससे जुड़े जो मामले होते हैं, घरेलू हिंसा से जुड़े मामले होते हैं, ऐसे मामलों से पूर्व पुलिस एक बार काउंसलिंग कराती है कि ताकि अगर उसका निराकरण न हो तो फिर उसके बाद कानूनी कार्रवाई हो, क्योंकि कानूनी कार्रवाई के बाद समान तौर पे परिवार पूरी तरह से टूट जाते हैं, लगभग ऐसा होना सुनिश्चित हो जाता है। तो समान अपराधों से अलग थोड़ा पुलिस तो काउंसलिंग के स्तर पर भी एक बार कोशिश करती है, और अगर उसका निराकरण न हो तो फिर उसमें वैधानिक कार्रवाई दोषियों के विरुद्ध की जाती है। तो इस तरह से लगभग सभी जगहों पर इन मामलों को लेकर के संवेदनशीलता है। कई नए नए तरीके के जो एक्ट थे पिछले जो 10-15 सालों में जो आए हैं, चाहे महिलाओं का जो अपशिष्ट प्रतिरूपण अधिनियम है, यानी कि जो ऐसे अश्लील जो चित्र या इनके जो फोटोग्राफ जो पोस्ट किए जाते हैं उससे जुड़े मामले हों, या आईटी एक्ट में जो संशोधन किए गए हैं, आईटी एक्ट में इसके लिए बड़े स्पष्ट प्रावधान है, जिसमें अगर कोई इस तरह की पोस्ट करता है तो उस पर कार्रवाई हो सकती है। 354 में जो तमाम अभी संशोधन हुए हैं पूरे जो देश में लागू हैं, उसके आधार पर अगर हम देखें, पॉस्को एक्ट 2012 में जो उसमें संशोधन हुए हैं पॉस्को एक्ट के अनुसार, उसके उसी तरह जो 1961 में जो डॉरी एक्ट में हुआ, उसी तरह से तमाम जो अभी कानून बने हैं लगातार
जो नियम बने हैं उसमें इन बातों का लगातार सख्त प्रावधान है कि अगर महिलाओं से जुड़ी कोई हिंसा या कोई अपराध या उनके साथ छेड़छाड़ किसी भी तरह की ऐसी घटना होती है तो तमाम नियम इसके लिए मौजूद हैं। निर्भया केस के बाद से दिल्ली पुलिस ने जेंडर सेंसिटिविटी, जो अपने स्टाफ को जेंडर सेंसिटाइजेशन के कोर्सेज थे वो कोर्सेज देने शुरू किए। बहुत सारे जो लोग इसमें काम कर रहे थे उन लोगों को हमने बुलाया और उनसे अपने सारे स्टाफ की ट्रेनिंग करवाई। ये ट्रेनिंग्स अभी भी कंटिन्यू करती, जो भी नए लोग हमारे डिपार्टमेंट को ज्वाइन करते हैं उन सबको ये ट्रेनिंग्स दी जाती हैं। इसके साथ साथ हम लोग ये भी कोशिश करते हैं कि जब इस तरह का कोई केस हमारे पास आता है तो उसकी मॉनिटरिंग बहुत एक हाईएस्ट लेवल पे होती है और साथ में इस चीज़ का भी ध्यान रखा जाता है कि जो विक्टिम है उसका किसी भी तरीके से हरासमेंट ना हो, उनको पूरा कोऑपरेशन मिले। ये चीज़ हमारे स्टाफ को पता है कि इन सब केसेस में आपकी संवेदनशीलता है जो वो पूरी तरह से उस पर भी निगाह रखी जा रही है ऊपर से भी। और एक जो और चीज़ है वो हम करते हैं कि जब भी इस तरह के ट्रेनिंग प्रोग्राम्स होते हैं उनमें उनके अपने जीवन के उदाहरण उनको दिए जाते हैं कि अगर बराबरी का माहौल आपको नहीं मिलता तो किस तरीके से आपको परेशानी होती है, या फिर जो जेंडर सेंसिटिविटी आपके अपने जीवन में अगर मेल हैं तो उनके घर में फीमेल्स हैं उनके साथ कैसे अगर दुर्व्यवहार होता है तो उनको बुरा लगेगा, या फिर जो फीमेल्स हैं कि उनको अपने जो जिस तरीके से वो काम करती हैं, जिस तरीके से उनको परेशानियां झेलनी पड़ती हैं तो वो दूसरों को ना करनी पड़े, उनके पर्सनल एग्जाम्पल्स देके भी उनको समझाया जाता है। किसी महिला को जब अरेस्ट किया जाता है या हिरासत में लिया जाता है तो इसे लेकर भी कुछ नियम अलग से हैं। टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट ने यह आदेश दिया है कि सूर्यास्त और सूर्योदय के बीच किसी महिला को अरेस्ट नहीं किया जा सकता। दूसरा, किसी महिला कांस्टेबल या पुलिसकर्मी की गैर मौजूदगी में भी महिला को अरेस्ट नहीं किया जा सकता। विमेन राइट्स वकील सौम्या भौमिका कहती हैं, भले ही महिला कांस्टेबल भी पुलिस के साथ क्यों ना हो तो भी रात के वक्त किसी महिला की गिरफ्तारी नहीं हो सकती। अगर मामला किसी गंभीर अपराध से जुड़ा है तो मजिस्ट्रेट को लिखित में देना होगा कि रात के वक्त गिरफ्तारी क्यों जरूरी है। इसी मुद्दे को और डिटेल में हमने जाना एक्सपर्ट से। गिरफ्तारी के लिए कुछ चीजों का ध्यान दिया जाता है। समान तौर पे ये किया जाता है कि महिला को रात्रि में गिरफ्तार न किया जाए। उसे साथ ही साथ अगर महिला की गिरफ्तारी के समय महिला अधिकारी ही वहां पर उपस्थित रहे। इवन थानों में भी हवालात में रात्रि में नहीं रखा जाता है महिलाओं को। मुख्य तौर पे महिलाओं को कोशिश की जाती है कि दिन में इन्वेस्टिगेशन करके और फिर उसमें उन्हें पेश किया जाए। और अभी हाल के दिनों में देखें तो जो अर्नेस्ट कुमार से जुड़ा एक मामला है, माननीय सर्वोच्च न्यायालय का जो इसमें एक निर्णय आई है जिसमें तय किया गया है कि जो 7 साल से कम के जुड़े जो मामले हैं ऐसे मामलों में पुलिस उन्हें गिरफ्तार न करे। उन्हें अगर वाजिब कारण न हो, बहुत ठोस कारण न हो तो ऐसे मामलों में पुलिस उन्हें न्यायालय में पेश करे या फिर उन्हें जमानत छोड़े। इसके अलावा पुलिस जो है सामान्य तौर पर ऐसे मामलों में उनके जो नजदीकी व्यक्ति हैं उनको सूचित करती है। उस महिला की पहचान को भी गोपनीय रखा जाता है। इस उम्मीद के साथ कि रीवा वाले मामले में सही कार्रवाई होगी, हम बड़ी खबर को यहीं पर खत्म करते हैं और आपको बताते हैं दिन की सुर्खियां। पहली सुर्खी बनाई है जानी मानी भारतीय वेटलिफ्टर कर्णम मल्लेश्वरी ने। खबरों में इसलिए हैं क्योंकि वो दिल्ली स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी की कुलपति बनने जा रही हैं। सीएम अरविंद केजरीवाल ने खुद ट्वीट कर इसकी जानकारी दी। कहा कि दिल्ली स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी शुरू हो रही है, हमारा बहुत बड़ा सपना पूरा हुआ। मुझे ये कहते हुए बेहद गर्व है कि ओलंपिक पदक विजेता कर्णम मल्लेश्वरी जी पहली वाइस चांसलर होंगी। आज उनके साथ मुलाकात हुई और विस्तार से चर्चा हुई। कर्णम ओलंपिक में पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला हैं। साल 2000 में सिडनी ओलंपिक में उन्होंने 69 किलो वर्ग में कांस्य पदक जीता था। अगली सुर्खी बनाई है मशहूर पॉप सिंगर ब्रिटनी स्पीयर्स ने। करीब 13 साल से ब्रिटनी की जिंदगी उनके पिता के कंट्रोल में है। उन्हें मानसिक तौर पर फिट न समझते हुए कोर्ट ने ब्रिटनी का कंट्रोल उनके पिता को सौंपा था। बरसों बाद ब्रिटनी ने इस कंजर्वेटरशिप को लेकर अपनी चुप्पी तोड़ी है। कोर्ट के सामने अपना पक्ष फोन के जरिए रखते हुए ब्रिटनी ने कहा, मैं सदमे में हूँ, ट्रॉमा में हूँ, मैं बस अपनी ज़िंदगी वापस चाहती हूँ। मुझे कंजर्वेटरशिप में नहीं रहना चाहिए। अगर मैं काम कर सकती हूँ तो कानून को बदलने की ज़रूरत है। मैं मानती हूँ कि ये कंजर्वेटरशिप अब्यूजिव है। मुझे ऐसा महसूस ही नहीं होता कि मैं अपनी ज़िंदगी खुलकर जी रही हूँ। मैं खुश नहीं हूँ, मैं सो नहीं पाती, गुस्से में हूँ। अब बस बहुत हो गया। ब्रिटनी के इस केस के बारे में और भी अच्छे से जानने के लिए हमने जो कल दुनियादारी का शो किया था वो आप ज़रूर देखें।
ये था हमारा आज का ऑर्डिनरी शो। आपको कैसा लगा ज़रूर बताएं। आप हमें theordinaryshow@gmail.com पर मेल भी कर सकते हैं। अपना ख्याल रखिए। शुक्रिया।